हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोनिका सिंह ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ फ्लामिंगो बुक की पोएम नंबर 2, दैट इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री स्कूल होता है जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं नर्सरी टू फिफ्थ क्लास तक। और वो एलिमेंट्री स्कूल का एक ऐसा क्लासरूम है जो कि स्लम एरिया में है। स्लम एरिया में जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर जिसको हम बोलते हैं। तो एक एलिमेंट्री स्कूल है का क्लासरूम यहाँ पर आपको शो किया गया है जो कि स्लम एरियाज़ में है। यहाँ पर जो पॉइंट है उसने बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट किया है द पथेटिक सिचुएशन ऑफ द चिल्ड्रन हु लिव्स इन द स्लम। जो स्लम्स में रहने वाले बच्चे हैं उनकी जो पथेटिक सिचुएशन है उसको। मोर ओवर मतलब इस पोएम में उन्होंने जो सोशल इनजस्टिस है या क्लास इनइक्वालिटीज़ है, मतलब जो अमीर और गरीब लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से शो किया है। जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, मतलब जो हमारे समाज में एक डिवीज़न हो गया है रिच एंड पुअर का, उसकी तरफ जो है स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम के अंदर पॉइंट आउट किया है। मोर ओवर दैट ही गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। उन्होंने काफ़ी अच्छा सा मैसेज ये जो पोएम है इसमें दिया है। ही शोड द pathetic situation of the children. Moreover, he appealed to the government as well as to the other officials to take some action so that the situation of these slum children can also be improved. मतलब उन्होंने अपील की है गवर्नमेंट से, जो बाकी सारे ऑफिशियल्स हैं उनसे, कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे कि ये जो बच्चे हैं इनकी जो कंडीशन है उनको सुधारा जा सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। पोएम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। पोइट का एक बार जो इंट्रोडक्शन है उसको रीड कर लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर ही वॉज बॉर्न इन 1909। 1909 में बॉर्न हुए थे वो, एंड ही वॉज डाइड इन 1995। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एसेइस्ट। वो एक इंग्लिश पोइट थे और एक एसेइस्ट भी थे। He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन तो लिया लेकिन अपनी जो डिग्री थी उसको कंप्लीट नहीं किया। उसको बीच में ही छोड़कर उन्होंने क्या किया कि अपनी डिग्री को कंप्लीट करने से पहले ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वो बर्लिन चले गए 1930 में। Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. जो स्पेंडर थे उनका काफ़ी इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट यानी कि समाज सेवी और पैसिफिस्ट, जो मतलब समाज में शांति बना कर रखते हैं, इस तरीके का जो इंसान है उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। Books by Spander include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of Modern, and an autobiography, World Within World. So these are the names of the books that has been written by Stephen Spander. ये उनकी बुक्स के नाम है जो कि स्टीफन स्पेंडर ने लिखी हैं। The Creative Element, Poems of Dedication, The Edge of Being, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. Right? In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. ये जो पोएम है क्लासरूम इन अ स्लम, इसके अंदर उन्होंने कंसंट्रेट किया उस थीम के ऊपर जिसमें कि उन्होंने जो सोशल इनजस्टिस है, जो गरीब लोग हैं उनकी जो पथेटिक सिचुएशन है, या फिर क्लास इक्वालिटीज़ है, अमीर और गरीबी का जो डिफरेंस है उसमें उसका इसमें दिखाया गया है। राइट, बिफोर यू रीड, अ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड टू यू। इससे पहले कि आप पढ़ें, एक जो क्वेश्चन है वो आपको बताया गया है। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या तुम किसी एलिमेंट्री स्कूल में गए हो जो कि एक स्लम एरिया में हो? व्हाट डज इट लुक लाइक? अगर गए हो तो वो कैसा दिखाई देता है? ठीक है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी वेव्स यानी कि एनर्जी। गस्टी वेव्स होता है जो मतलब लहरें उठती हैं समुंदर के अंदर और बहुत मतलब ऊंची होती हैं वो। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यहाँ पर इसका एनर्जी से है। कहते हैं कि दीज चिल्ड्रंस फेसेस, कहते हैं ये जो बच्चे हैं इनके जो चेहरे हैं उनके ऊपर कोई भी एनर्जी नहीं है। दे आर एनर्जीलेस, बिल्कुल भी कोई उनको एनर्जी दिखाई नहीं देती। दे आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, मतलब मुझसे उनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड द पैलर,
कहते हैं कि जो उनके बाल हैं वो उनके पैलर पैलर मीन्स येलो जो फेस है, जो उनके बाल हैं वो उनके जो पीले फेसेस हैं वो उनके ऊपर ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स होते हैं। वीड्स होते हैं वो वाले प्लांट्स जिनको हम ग्रो नहीं करते, जो अपने आप से ग्रो हो जाते हैं ना, खेतों में देखा होगा, जिनको फिर उखाड़ के हम लोग बाहर फेंक देते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो जो हमारी क्रॉप है उसको ख़राब कर देती है। तो कहते हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स होते हैं, जैसे कि वो जो पौधे होते हैं जिनको हम उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती खेतों के अंदर, उसी तरीके से जो उनका बाल हैं उनके येलो कलर के फेसेस के ऊपर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक जो लंबी सी लड़की क्लासरूम में बैठी हुई है उसका जो सिर है वो झुका हुआ है। वेट डाउन हेड मतलब उसका सिर क्यों झुका हुआ है? हर हेड इज वेट डाउन बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द पोवर्टी। वो जो लंबी सी लड़की वहाँ पर बैठी हुई है वो बहुत दुखी है बेचारी, और वो गरीबी की वजह से मतलब इतनी डिप्रेस्ड है, इतनी गरीबी की वजह से इतनी सताई हुई है कि उसका जो सिर है वो झुका हुआ है, वो बर्डन फील कर रही है अपनी पोवर्टी का। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट आइज, वहाँ पर एक और बच्चा बैठा हुआ है जो बिल्कुल पेपर की तरह, मतलब वो इतना पतला है जैसे कि कागज का टुकड़ा होता है। विद रैट आइज, रैट आइज का मतलब होता है जैसे रैट हमेशा हंग्री रहता है ना, और मतलब भूखा होता है और वो हमेशा खाना ढूंढता रहता है। इन द सेम वे वो जो बच्चा है वो बिल्कुल दुबला, एकदम से पतला सा है, और उसकी आंखों में जो वो भूख है वो साफ साफ दिखाई देती है, जैसे कि उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर द फूड। द स्टंटेड अनलकी हेयर, स्टंटेड होता है मतलब मुड़ा तुड़ा हुआ सा, अनलकी हेयर, हेयर होता है सक्सेसर मतलब वंशज, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नारलैंड डिजीज। नारलैंड डिजीज होती है जैसे वो गठिया वाला शरीर हो जाता है ना जिसमें गांठें पड़ जाती हैं। तो कहते हैं ये जो स्टंटेड है, स्टंटेड मतलब जिसकी जो कि अनडिवेलप्ड है, मतलब पूरी तरीके से जिस बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई है वो बहुत अनलकी है, क्योंकि उसकी जो अपनी मुड़ी तुड़ी बोन्स है, ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी हुई, जो उसकी मुड़ी हुई हड्डियाँ हैं वो उसका ऐसा लगता है कि जैसे उसको जो फादर से बीमारी मिली है, उसकी हेरिडिटरी जो उसको अपने फादर से बीमारी मिली है, वो उसी का जो गाना है वो उसी का जो लेसन है वो वहाँ पर रिसाइट कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अपने डेस्क के ऊपर बैठ के अपनी जो फादर से मिली हुई इसको पोवर्टी है, जो फादर से मिली हुई इसको डिजीज़ है, उसको वो रिसाइट कर रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, कहते हैं लेकिन वो जो क्लासरूम है उसके अंदर एक लास्ट में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। डिम क्लास का मतलब है वहाँ पर जो क्लासरूम है क्योंकि उसमें लाइट नहीं है। क्यों लाइट नहीं है? क्योंकि वो एक स्लम एरिया में है, गंदे से एरिया में, जहाँ पर कि धूप कभी आती नहीं है ऐसे एरिया में। तो इसलिए जो क्लासरूम है वो काफ़ी डिम है। तो वो जो क्लास डिम क्लासरूम है उसके बैक पे ना एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखों में एक सपना है, ऑफ स्क्विरल गेम, मतलब जो स्क्विरल जो गिलहरी बार खेल रही है उसको देख रहा है, उसको देख देख के वो काफ़ी एक्साइट हो रहा है और वो उसके सोच रहा है कि काश वो भी उसके साथ खेल सकता। इन ट्री रूम अदर देन दिस, ट्री रूम में मतलब जो स्क्रिल है एक बार ट्री रूम में जाती है और एक बार वहाँ से बाहर निकलती है, तो वो खेल रही है, तो वो उसकी आंखों में एक सपना है कि वो भी उस स्क्विरल के साथ खेल सकता। ट्री रूम मीन्स जो स्क्विरल का घर है ट्री के अंदर। अदर देन दिस मीन्स द होल क्लासरूम इज़ डल, जो पूरा क्लासरूम है वो डल है और वहाँ पर कोई भी उम्मीद उनको दिखाई नहीं दे रही किसी भी बच्चे को। लेकिन वहीं पर जो एक बच्चा है वो काफ़ी मतलब होपफुल नज़र आ रहा है, दूसरे बच्चों से वो थोड़ा-सा अलग है, वो स्वीट है, यंग है और उसकी आँखों में अभी भी एक सपना दिखाई दे रहा है, राइट? जो फर्स्ट स्टैन्ज़ा है इसको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो फर्स्ट स्टैन्ज़ा है इसके अंदर आपको जो क्लासरूम है उसका उसके अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती और वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते। तो सारे ही बच्चे ऐसे हैं माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनको प्रॉपरली खाने को नहीं मिला है और वो इतना परेशान है, इतना सैड है अपनी गरीबी से कि मतलब वो वहाँ पर सिर झुका के बैठे हुए हैं। तो उस क्लासरूम को यहाँ पर जो पोएट है उसने डिस्क्राइब किया है। कैसे डिस्क्राइब किया है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं दे आर फार फ्रॉम द एनर्जी, उनके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, दे आर लाइफलेस, बिल्कुल लाइफलेस है। उनके बाल उनके चेहरों के ऊपर ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि मतलब जो अनचाहे पौधे होते हैं उनको हम निकाल कर खेतों से फेंक देते हैं।
जो एक बड़ी-सी लड़की है वो अपना सिर झुकाकर बैठी हुई है। वो इसलिए अपना सिर झुकाकर बैठी हुई है बिकॉज़ शी इज़ फीलिंग द बर्डन ऑफ पॉवर्टी। वो अपनी जो गरीबी है उसका बर्डन महसूस कर रही है, वो बहुत सैड है इसलिए अपना सिर झुकाकर बैठी हुई है। वहीं पर एक बहुत ही पतला-सा लड़का बैठा हुआ है और उसकी आइज़ कैसी हैं? रैट आइज़ हैं। दैट इज़ ही इज़ स्टिल हंग्री और ऐसा लग रहा है जैसे उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं एंड ही इज़ लुकिंग फॉर फूड। जो एक स्टंटेड मतलब एक अंडर डेवलप्ड चाइल्ड है। वो अपनी सीट से अपना जो लेसन है वो रिसाइट कर रहा है, बट वो रिसाइट करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लेसन रिसाइट कर रहा है जो पॉवर्टी और उसको जो नारलैंड मतलब वो जो गांठों वाला डिजीज़ उसको अपने फादर से मिली है, ऐसा लग रहा है कि वो उसी को रिसाइट कर रहा है। बट स्टिल देयर इज़ अ रे ऑफ होप। लेकिन अभी भी वो जो पूरी क्लास है ना उसमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। लास्ट में एक छोटा सा जो बच्चा है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्लास में क्या चल रहा है। ही इज़ लुकिंग आउटसाइड एंड लुकिंग एट द स्क्विरल प्लेइंग आउटसाइड। वो ना बाहर जो एक गिलहरी है उसको खेलते हुए देख रहा है। उसकी आंखों में एक सपना है कि वो भी बाहर जाके उस गिलहरी के साथ खेल सकता। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्टेंज है उसमें ये दिखाया हुआ है कि जो क्लासरूम है वो दिखता कैसा है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। कहते हैं सौर क्रीम वॉल्स जो पेंट है ना वो मतलब फेड हो गया है और वो वाइट कलर से येलो कलर में चेंज हो गया है। सौर होता है मतलब जो जैसे जो दीवारों में गीली हो जाती है कई बार, तो उनसे जो सीलन भरी सी स्मेल आती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? सोर स्मेल। कहते हैं जो दीवारें हैं वो बहुत पुरानी हो गई है, मतलब उनका जो पेंट है वो काफ़ी पुराना हो गया है और उसमें से जो मतलब स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है। डोनेशंस और जो दीवार है उनके ऊपर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने डोनेशन देके उस दीवार को बनवाया, यानी कि उस क्लासरूम को बनवाया। डोनेशंस हियर मीन्स द नेम ऑफ द पीपल हु हैड डोनेटेड मनी टू मेक द क्लासरूम। जिन्होंने वो डोनेशन देके उस क्लासरूम को बनवाया, उनके जो नेम्स हैं उस सौर क्रीम वॉल के ऊपर लिखे हुए हैं। शेक्सपियर्स हैड, और वहाँ पर मतलब कॉर्नर में ना एक शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब उसका जो पोर्ट्रेट है वो लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन मतलब उसका जो पोर्ट्रेट है उसके पीछे जो स्काई दिखाया हुआ है वो बिल्कुल क्लाउडलेस है, यानी कि बिल्कुल क्लियर स्काई है। क्लियर स्काई यहाँ पर शो करता है प्रॉस्पेरिटी को। तो उसके पीछे जो क्लाउडलेस डॉन, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, वो स्काई जो है वो बिल्कुल क्लाउडलेस है, बिल्कुल क्लियर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और मतलब काफ़ी सारी जो पिक्चर्स लगी हुई हैं उसमें एक सिविलाइज्ड डोम मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सिविलाइज्ड डोम का मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो ऑल ओवर द सिटीज़ के फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है। बेल्ट फ्लावरी टायरलेस वैली, टायरलेस वैली जो एक नेम ऑफ द प्लेस है, वो बहुत सुंदर वैली है और इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, वो फ्लावर से भरी हुई है। बेल्ट का यहाँ पर मतलब है या तो मतलब जैसे जो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है तो जैसे मंदिरों में बेल बजती है, चर्च में बेल बजती है, तो जो ट्रायलेस वैली है वहाँ की जो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, मतलब स्काई जो है एकदम क्लियर होता है, ब्राइट होता है। वो प्रॉस्पेरिटी को शो करता है और वो बहुत ही सुंदर है। इट इज़ डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, वो फ्लावर से डेकोरेटेड है और मतलब प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो घंटियाँ हैं सुबह शाम बजती रहती हैं। ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पर एक वर्ल्ड मैप भी लगा हुआ है जिसको कि उसने ओपन हैंडेड मैप बोला है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि वो जो ओपन हैंडेड मैप है जो लोगों ने अपने हिसाब से बनाया, क्योंकि उसमें वो जो वर्ल्ड मैप है उसमें जो स्लम एरिया है उसको बिल्कुल भी शो नहीं किया गया। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड मैप है उसमें सिर्फ वही वर्ल्ड दिखाया गया जो कि वो दिखाना चाहते हैं। दैट मीन्स दोज हु आर इन द पावर, जो रिच पीपल हैं उन्हीं लोगों की जो सिटीज़ हैं वो जो वर्ल्ड मैप है उसके अंदर शो किया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और ये जो बच्चे हैं ना स्लम क्लासरूम के, उनके लिए वो जो वर्ल्ड है वो उनकी दुनिया नहीं है, जो वर्ल्ड मैप दिखाया गया है वो उनकी दुनिया नहीं है। उनकी दुनिया तो कौन सी है? वो जो क्लासरूम में लगी हुई विंडोज़ है वही उनकी दुनिया है, क्योंकि वहीं तक उनकी जो लाइफ है वो सीमित होती है। नॉट दिस मैप, ये जो मैप है वर्ल्ड मैप, वो उनकी दुनिया नहीं है। देयर वर्ल्ड इज़ द क्लासरूम ओनली
वो क्लासरूम और वो जो विंडो उसमें लगी हुई है वही उनकी पूरी दुनिया है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर कि उनका जो फ्यूचर है वो फॉग यानी कि धुंधला दिखाई देता है। जो विंडो है उनके क्लासरूम में बस वही उनकी दुनिया है, मतलब जहाँ तक वो देख सकते हैं उस विंडो से बाहर, बाहर विंडो से क्या देख सकते हैं, दे कैन लुक एट द फिल्दी एनवायरनमेंट, जो गंदा सा एरिया है उनका सिर्फ वही देख सकते हैं, तो वही उनकी दुनिया है, वो स्लम से ही उनकी दुनिया है। इससे बाहर जो वर्ल्ड मैप वहाँ पे बना हुआ है वो उनकी दुनिया नहीं है। और जो विंडोज़ उसमें लगी हुई है दे आर लिमिटेड टू दैट, वहीं तक वो लिमिटेड है। और बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि उनको कोई प्रॉपर एजुकेशन मिलने नहीं वाली है, इसीलिए उनका जो फ्यूचर वो किससे पेंटेड है, फॉग से पेंटेड है। फॉग मतलब धुंध, जैसे धुंध में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसी तरीके से उनका जो फ्यूचर है वो भी फॉगी है, धुंधला है, उसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। गॉट इट। सो इन द सेकेंड स्टैंजा जो क्लासरूम है उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया कि जो क्लासरूम है उसके अंदर क्या क्या है। क्लासरूम की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो बिल्कुल सौर और क्रीम है। वहाँ पे उन लोगों के नेम्स लिखे हुए हैं जिन्होंने जो डोनेशन देके उस क्लासरूम को बनवाया है। शेक्सपियर का हेड है, एक क्लाउडलेस डॉन, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग का स्काई आपको दिखाया गया है जो क्लाउडलेस है, क्लाउडलेस यानी मीन्स ब्राइट है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। सिविलाइज्ड डोम्स है, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, जो पिक्चर्स लगी हुई हैं। ट्रायलिस वैली की पिक्चर लगी हुई है जो कि फ्लावरी है और बेल्ड है, मतलब उनकी जो मॉर्निंग है वो बेल से स्टार्ट होती है और हैप्पी है वहाँ पर सारे लोग। और जो ओपन हैंडेड जो वर्ल्ड मैप है वो वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ये जो बच्चे हैं उनकी दुनिया वो वर्ल्ड मैप नहीं है, उनकी दुनिया वो क्लासरूम ही है जो स्लम्स में अवेलेबल है, और जो कि कहाँ पर बंद हो जाती है, उस विंडो पे जो कि उस क्लासरूम के अंदर लगी हुई है। जो कि क्लासरूम की जो विंडो है उससे बाहर वो सिर्फ फिल्दी इन्वायरमेंट देख सकते हैं, जो गंदगी है उसको ही देख सकते हैं, इसलिए जो उनकी फ्यूचर वो भी कैसा है, धुंधला है, फॉगी है। राइट। नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई, उनकी जो लाइफ है वो एक भीड़ी सी गली के अंदर ही है, और जो कि किससे सील्ड है, जो कि बंद हो जाती है, लेड स्काई। लेड स्काई मीन्स ब्लू कलर का जो स्काई है, धुंधला जो पॉल्यूटेड स्काई है, क्योंकि जो स्लम्स एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो ज़्यादा गंदगी होगी, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो स्काई कैसा हो जाएगा, लेड स्काई हो जाएगा, ब्लू, डार्क ब्लू हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, यानी कि पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो कहते हैं उनकी जो सारी लाइफ है वो उस भीड़ी सी स्लम्स की जो गलियां हैं उसी में बीत जाती हैं, जिसको जो कि किससे सील्ड है, किससे बंद होती है, लेड स्काई से। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब उनकी जो लाइफ है वो बहुत दूर है नेचर की ब्यूटी से। द लाइफ ऑफ दिस चिल्ड्रन आर फार अवे फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द नेचर, जो नेचर की ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी कैसे होती है, रिवर्स जो सुंदर सुंदर नदियाँ होती हैं, केप्स जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेन्स यानी कि केप्स मीन्स माउंटेन्स, माउंटेन्स और स्टार ऑफ वर्ड्स, यानी कि उनकी लाइफ में जो स्टार है इस नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इसको सुना ही नहीं है कभी भी। जो स्टार होते हैं, जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको स्टार्स बोलते हैं ना, तो कहते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो नेचुरल ब्यूटी से बहुत दूर है। दे आर फार अवे फ्रॉम द रिवर्स, जो क्लियर रिवर्स होती है उससे बहुत दूर है, जो सुंदर माउंटेन्स होती हैं उनको इन्होंने कभी नहीं देखा है, और इनकी लाइफ में जो स्टार नाम का वर्ड है वो कहीं पर भी शो नहीं होता। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब जो स्टीफन स्पेंडर है ना वो शेक्सपियर को विक्ड बताता है, विक्ड मीन्स चला, कहते हैं जो शेक्सपियर है ना वो बहुत विक्ड पर्सन है, और जो ये मैप लगाया हो ना वर्ल्ड का, ये एक बैड एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए। क्यों बैड एग्जाम्पल, जो शेक्सपियर है उन्होंने कभी भी ना स्लम्स जो चिल्ड्रन है उनके बारे में नहीं लिखा है। जो शेक्सपियर ही हैज़ ऑलवेज रिटन अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड द लव एंड अफेक्शन, जो लव स्टोरीज़ हैं उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा लिखा है, जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा लिखा है, तो शेक्सपियर ने कभी भी मतलब इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए वो उसको क्या बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग हिम एज विक्ड, कि जो शेक्सपियर है वो एक विक्ड पर्सन है, और जो मैप यहाँ पर लगाया हुआ है इट इज़ अ बैड एग्जाम्पल फॉर दिस पीपल, और ये जो बच्चे हैं इनके लिए वो सबसे बुरा एग्जाम्पल है। क्यों बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जो स्लम्स एरिया है वो उस वर्ल्ड मैप पे कहीं पे भी शो नहीं होता है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और कहते हैं जो शेक्सपियर है जिसने की बातें की है नेचुरल ब्यूटी की,
जिसमें कि उन्होंने शिप्स को दिखाया, सन को दिखाया और लव को दिखाया। शिप्स प्रॉस्पेरिटी, जो सन है वो ब्राइटनेस को शो करता है, यानी कि हैप्पीनेस को शो करता है। और यानी कि हैप्पीनेस मतलब जॉय को शो करता है, जो ब्राइटनेस है लाइफ को उसको शो करता है। ठीक है। और कहते हैं क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ में जो शिप्स हैं, सन है, जो कि ब्राइटनेस और जॉय और हैप्पीनेस को शो करते हैं, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। तो कहते हैं कि जो शेक्सपियर जिन्होंने सारी चीज़ों के बारे में लिखा है वो एक विक्ड पर्सन है। ये चीज़ें इनकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये इनको टेम्प्ट करती है। टेम्प्ट मीन्स उकसाती है। किसके लिए उकसाती है? चोरी करने के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास खाना नहीं है, हमें बहुत भूखे हैं, तो हम डेफिनेटली चोरी करने जाएंगे ना। तो इसी तरीके से वो कहता है शेक्सपियर ने जो भी लिखा है ना, वो इन बच्चों के लिए नहीं लिखा है। और वो जो भी उसने लिखा है वो इन बच्चों को टेम्प्ट करता है, उकसाता है कि वो चोरी करें। फॉर लेट स्लाइली टर्न इन द क्रैम्प्ड होल्स, जिसकी वजह से वो क्राइम में घुस जाता है। स्लाइली मीन्स स्लोली, चुपचाप से, है ना, चुपके से, यू कैन से। और कहते हैं इसी की वजह से जो इनकी लाइफ है ना वो धीरे धीरे से चुपके से, कनिंग वे से किसके अंदर बदल जाते हैं? क्रैम्प्ड होल। क्रैम्प्ड होल्स होते हैं मतलब जैसे कि छोटे छोटे जो घर होते हैं ना, जिनमें स्पेसेस नहीं होता, देखे होंगे आपने झुग्गी झोपड़ियों में, उसमें ना रहने की जगह नहीं होते। कहते हैं कि इनका जो लाइफ है वो धीरे धीरे किस में टर्न हो जाती है? क्रैम्प्ड होल्स में। जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं, जो छोटी छोटी सी रहने की जगह है उसके अंदर। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब अभी जब ये स्कूल में है तो थोड़ी सी मतलब इनका फ्यूचर धुंधला है, मतलब क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वो फॉग किस में कन्वर्ट हो जाती है? एंडलेस नाइट में। एक ऐसी रात में बदल जाती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। दैट मीन्स देयर सिचुएशन इज़ सो पथेटिक, मतलब वो इतना मिजरेबल हो जाती है इनकी लाइफ कि वो एक अंधेरी रात की तरह है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एंडलेस नाइट मीन्स जिसके अंदर कोई भी सवेरा नहीं है। डार्कनेस रिप्रेजेंट द मिजरी, सैडनेस। जो डार्कनेस है वो किसको सिग्निफाई करती है? मिजरी को, सैडनेस को। कहते हैं अभी जो इनकी लाइफ मतलब फ्यूचर जो फॉगी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंडलेस नाइट में। क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव एनी लग्जरीज इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में कोई भी लग्जरीज नहीं है। और जो सन है, ब्राइटनेस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, उनको टेम्प्ट करते हैं स्टील करने के लिए, जिसकी वजह से मतलब ये और ज़्यादा क्राइम में इंक्लूड हो जाते हैं। और उनकी जो लाइफ है किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्रैम्प्ड होल्स में, यानी कि छोटे छोटे से घरों में ये रहते हैं। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. कहते हैं स्लैग, स्लैग होता है गार्बेज, हीप मीन्स ढेर। कहते हैं कि ये मतलब जो कूड़े का ढेर होता है वहाँ पर ये लोग, ये बच्चे रहते हैं। और मतलब ये दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। कहते हैं कि ये बच्चे जो है ना, मतलब उनके ऐसे, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं होता है, माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, तो ये इतने पतले हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जो इनकी स्किन है, सॉरी, जो इनकी बोन है, जो इनकी हड्डियां हैं, वो इनकी स्किन के अंदर से बाहर झांक रही है। देखा होता है ना वो हड्डियों का, हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती है, मतलब स्केल्टन सा हो जाता है बॉडी का। बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं जिनको खाने को नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ये जो बच्चे हैं इनकी जो बोन्स है ना वो इनकी स्किन के अंदर से झांक रही है। पीप्ड मीन्स झांकना। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इनके जो चश्मे पहने हैं वो किसके पहने हैं? स्टील के पहने हैं। विद मैंडेड ग्लास, स्टील के चश्मे पहने हैं और उनका जो ग्लास है वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है। जो फ्रेम है वो स्टील का है और उनके अंदर जो मतलब ग्लासेस लगे हुए हैं, जो शीशे लगे हुए हैं, वो भी कैसे हैं? मैंडेड। मैंडेड मीन्स ठीक करे हुए हैं, यानी कि वो प्रॉपर नहीं है ग्लासेस, वो टूटे हुए हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए हैं, जैसे कि अगर हम किसी बॉटल को पत्थर के ऊपर मार देते तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो इन द सेम वे जो भी स्पेक्टिकल्स उन्होंने लगाए हुए हैं, वो भी कैसे हैं? टूटे हुए हैं। दैट शोज देयर पोवर्टी, वो किसको शो करता है? उनकी पोवर्टी को शो करता है। ऑल ऑफ दैट टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, मीन्स उनका जितना भी टाइम है वो कहाँ पर वो स्पेंड करते हैं? दे आर स्पेंडिंग इन द फॉगी स्लम। वो जो फॉगी स्लम है, जो पॉल्यूटेड एरिया है,
जो मतलब फ़िल्दी एरिया है, वो अपना जो लाइफ़ है, अपनी जो टाइम है, अपना जो स्पेस है, वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं? वो स्लम एरियाज़ के अंदर ही स्पेंड करते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसलिए जो स्टीफन स्पैंडर है ना, वो उनका जो मैप है उसको ब्लॉट करना चाहता है, उसके ऊपर धब्बा लगाना चाहता है इन फ्लॉगी स्लम्स एरिया से। मतलब वो चाहता है कि जो स्लम्स एरिया है वो भी मैप के ऊपर शो हो जाए, सो दैट इट बिकम्स अ ब्लॉट फॉर द मैप। अभी तो वो सुंदर सुंदर मैप दिखाया हुआ है, सो दैट इट बिकम्स अ ब्लॉट, ताकि जो लोग हैं उनका ध्यान जाए उस धब्बे की तरफ। स्लम्स एज बिग एज डूम। डूम होता है विनाश। कहता है कि वो जो स्लम एरियाज हैं वो बिल्कुल ऐसा ही एरिया है जैसे कि क्या होता है, मतलब जहाँ पर कि आप कभी भी मर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे गंदगी होती है, गंदगी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं, तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप कभी भी मर सकते हो। इसीलिए जो स्टीफन स्पेंडर है वो ये चाहता है कि ये जो एरियाज़ हैं ये भी कहाँ पर शो होने चाहिए, मैप्स के ऊपर शो होने चाहिए, सो दैट इट बिकम अ प्लॉट फॉर देम, ताकि वो जो है उसके ऊपर एक धब्बे की तरह दिखाई दे और जो लोग हैं वो उसकी तरफ ध्यान दें। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs। कहते हैं कि वो अपील कर रहा है। लास्ट टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता भी है। तो जो स्टीफन स्पैंडर है ना, वो अपील कर रहा है किससे? गवर्नर से अपील कर रहा है, इंस्पेक्टर से अपील कर रहा है, विजिटर से अपील कर रहा है। वो ये अपील कर रहा है कि ये जो मैप है बिकम्स देयर विंडो, जो कि उनका जो विंडो है, वो जो उनका मैप बन गया है, और जो विंडोज़ हैं जहाँ तक उनकी जो लाइफ है वो लिमिट हो गई है, और जो उनकी लाइफ है वो कैटाकॉम्ब, कैटाकॉम्ब मीन्स सीमेंट्री, जहाँ पर लोगों को दफनाते हैं। कहते हैं उनकी लाइफ जो है वो इस्लाम एरियाज़ में बिल्कुल वैसे ही कैद हो गई है, जैसे कि मरने के बाद इंसान जो है वो सीमेंट्री में हम उसको दफना देते हैं, इसी तरीके से ये जो बच्चे हैं इनको यहाँ पर दफना दिया गया है। और वो अपील कर रहा है गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से, कि जो विंडोज़ हैं उनको खोल दिया जाए, इनकी विंडोज़ को, और उनके लिए भी एक जो मैप है वो बना दिया जाए। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब उनको ओपन कर देना चाहिए, और वो कह रहा है कि ये जो लिमिटेशंस है, ये जो विंडोज़ है, जो इनका लाइफ बन गई है, जो इनका मैप बन गई है, उसको ब्रेक कर देना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि मतलब वो उस टाउन से बाहर नहीं निकलते। टाउन से बाहर कैसे निकलेंगे? जब वो एजुकेटेड हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तभी तो वो टाउन से बाहर जाके सेटल हो पाएंगे ना। तो वो यही कह रहा है कि उसको तोड़ देना चाहिए, उन विंडोज़ को, वो जो लिमिटेशंस उनकी लाइफ में बना दी गई हैं, उनको ब्रेक कर देना चाहिए। कैसे ब्रेक करेंगे? उनको पढ़ा लिखा कर। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड रेफर्स टू द प्रॉस्पैरिटी, प्रॉस्पैरिटी को रेफर करता है। कहते हैं ये जो बच्चे हैं इनको ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए, प्रॉस्पैरिटी दिखानी चाहिए लाइफ में, एंड मेक देयर ओन वर्ल्ड, और उनको अपनी दुनिया बनाने का मौका देना चाहिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। एज्योर होता है मतलब क्लियर स्काई, ब्राइट स्काई। गोल्ड सैंड्स यहाँ पर मतलब है गोल्ड सैंड का मतलब इक्वालिटी। जो जैसे कि जो सन है वो सबको इक्वली मतलब लाइट देता है, और जब वो सैंड पे गिरता है तो वो बिल्कुल गोल्डन कलर की हो जाती है, वो सैंड कहीं पर भी हो। तो कहते हैं कि जैसे जो स्काई है वो इनके लिए भी खुला हुआ होना चाहिए, वो इनके लिए भी ब्राइट होना चाहिए, दैट मीन्स होप होनी चाहिए इनकी लाइफ में। और देयर शुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और यानी कि उनको हमें एजुकेटेड करना चाहिए। लेट देयर टंग, और जो उनकी जीभ है वो मतलब बुक्स को फ्लुएंटली रीड कर सके, और जब वो उसको रीड कर पाएंगे तो उनको क्या ओपन हो जाएगा उनके लिए? वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। जो वाइट है वो एजुकेशन को शो करता है, जो ग्रीन है वो प्रॉस्पैरिटी को शो करता है। यानी कि वी शुड मेक देम एजुकेटेड, हमें उनको एजुकेटेड करना चाहिए, ताकि वो जो अपनी लाइफ है उसमें आगे बढ़ सके, और जो बुक्स हैं उनको अच्छे से रीड कर सके। दैट मीन्स वी हैव टू शो द प्रॉस्पेरिटी टू दीज चिल्ड्रन। हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इज़ द सन, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं की है जिनकी जो लैंग्वेज है वो सन रही है। यानी कि जो हिस्ट्री है वो उन्हीं लोगों की रही है जो एजुकेटेड है। हिस्ट्री उन्हीं लोगों ने लिखी है जो पढ़े लिखे थे। जो अनपढ़ लोग थे वो कभी भी हिस्ट्री नहीं लिख पाए हैं, राइट।
इन द लास्ट स्टैंजा जो पोइट है वो गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स से अपील कर रहा है कि ये जो विंडोज़ इनकी लिमिटेशंस बन गए, इनका मैप बन गई है, वी शुड ब्रेक इट, हमें उसको ब्रेक कर देना चाहिए। और वी शुड शो द इक्वालिटी इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी है हमें उसके अंदर इक्वालिटी शो करनी चाहिए। मोर ओवर हमें इनको एजुकेटेड करना चाहिए ताकि इनकी लाइफ में भी जो एजुकेशन है और प्रॉस्पेरिटी है वो आ सके, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो उन्हीं लोगों ने लिखी है जो एजुकेटेड थे। अगर ये एजुकेटेड होंगे तो डेफिनेटली दे विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर, उनका जो फ्यूचर है वो एकदम से ब्राइट हो जाएगा, फॉगी नहीं रहेगा। और दे कैन ऑल्सो डेवलप एंड दे कैन ऑल्सो प्रॉस्पर इन देयर लाइफ, वो भी डेवलप कर पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। फाइन, दैट इज़ द पोएम। यही पोएम थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। राइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।